ज्योतिष की बहुत सारी धाराओं में वृद्ध पराशर होरा शास्त्र, जिसको पराशरी ज्योतिष भी कहा जाता है, सबसे मान्य और सर्वमान्य तरीके से फलित के लिए उपयोग की जाती है। पराशरी ज्योतिष में दशा सीक्वेंस के अनुसार जो फलित और गणनाएं की जाती हैं, उसके अनुसार बहुत सारे ज्योतिषी इसमें आगे भी चलते हुए रिसर्च और आगे इसके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी सीक्वेंस में, उसी कार्य में एक लघु पराशरी करके एक अध्याय या लघु पराशरी करके एक नए सिस्टम का भी आविष्कार किया गया है। बहुत सूत्रों से ये तो ज्ञात नहीं हो पाया है कि लघु पराशरी के एक्चुअल या मूल लेखक या राइटर कौन है, लेकिन बहुत सारी विधाओं में लघु पराशरी का उपयोग हम लोग करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच हमारे भारतीय विद्या भवन के टीचर श्री कर्नल सिंह जी हमारे साथ हैं, जो लघु पराशरी के ज्योतिष अध्याय को हमें बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में अपनी जानकारी के अनुसार हमें बताएंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपनी टीम का परिचय श्री कर्नल सिंह जी को दे देता हूं। मेरे साथ धर्म नारायण शर्मा जी हैं और मेरे साथ तरुण रोड़े जी हैं। और सर के बारे में तो कोई परिचय यहाँ देना कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे या इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, उनके लिए मैं सर का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, जो कि एक सूर्य को दिया दिखाने के बराबर रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इंडियन पुलिस सर्विस के साथ रहा है। करीब 34 वर्ष का इनका प्रोफेशनल करियर है, जिसमें ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, ईडी रहे हैं अपने टाइम पर। एक बहुत ही मशहूर केस बाटला हाउस, जिसको सर ने बुक के रूप में भी लिखा है, और उस समय ये इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एजुकेशन के मामले में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से टेक्निकल डिग्री लेने के बाद आईआईटी कानपुर से भी सर ने पढ़ाई की। उसके बाद एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ से सर ने पढ़ाई की है। उसके बाद वीएम कॉलेज ऑफ लॉ से सर ने एलएलबी किया है, और उसके बाद एमबीए किया है एफएमएस कॉलेज से। इसके अलावा मैं सर से भी निवेदन करूंगा, सर अपनी ज्योतिषीय यात्रा का भी आप हमें परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए कैसे आप भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़े। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे महान गुरु श्री के.एन. राव जी, उनका क्या सानिध्य आपको प्राप्त हुआ और उनकी किन बातों से प्रभावित होकर आपने ज्योतिषीय यात्रा शुरू की। सर, मैंने ज्योतिष जो शुरू किया भारतीय विद्या भवन में, पहले वहां पढ़ने गया मैं 2003 में, 2 साल में वहां पढ़ा। इस बीच राव साहब जी से भी मिलता रहता था। एक तो राव साहब जी की सिंप्लिसिटी और उनका दुनियादारी से कोई अटैचमेंट ना हो। उनके पास बैठना लगता है कि किसी सन्यासी के पास बैठे हुए, और वो बीच बीच में कोई ज्योतिष की चीज सिखा देते थे कि इस पर्टिकुलर चीज से ये होगा। और इसलिए हम लोग उनके घर जाते थे कि अगर 1 घंटे भी बैठते हैं तो कुछ चीजें जरूर वो ऐसी बता देंगे जो हमें किताबों में मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। उसके बाद 2006 में मैं विद्या भवन में वहां पढ़ाने लगा। 2011 में मेरा ट्रांसफर मिजोरम हो गया था, तो विद्या भवन में जाना बंद हो गया, और रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर वहां पर शुरू किया है पढ़ाना जो है। सर आज हमारे साथ जो आप सेशन कर रहे हैं, उसमें लघु पराशरी ज्योतिषीय गणनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं तरुण जी से निवेदन करूंगा कि तरुण जी के कुछ सवाल हैं जो आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। सर, जैसे लघु पराशरी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक एंशिएंट क्लासिक की तरह कंसिडर होता है। इसको उद्या प्रदीप भी कहते हैं या लघु पराशरी भी कहते हैं। तो इसका क्या डिफरेंस है सर हमारे मेन पराशरी प्रिंसिपल से, या इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो किस तरीके से डिफरेंट है बाकी क्लासिक से? ठीक है, लघु पराशरी शब्द जो है वो इस पुस्तक में कहीं नहीं है। इस पुस्तक में जो शब्द है वो है उडु दाय प्रदीप। उडु कहते हैं नक्षत्र को, दाय कहते हैं दशा, और प्रदीप माने रोशनी डालना। तो ये नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम प्रणाली है। और ये जो है, लेखक खुद ही कहते हैं कि जो पराशरी सिस्टम है, मृत पराशर होरा शास्त्र है, उसके पर ही इन्होंने बेस करके इसको लिखा है। पराशर की जो पुस्तक है बहुत पुरानी है, और उसके बहुत से जो नियम हैं, उन नियमों में हस्तक्षेप भी किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि पराशर की किताब में जो हम वर्ग इस्तेमाल करते हैं,
उन वर्गों के दो तरह के नियम दिए हुए हैं। एक नियम उसमें दिया हुआ है जिसको हम बनारस के वर्ग बनाने का सिस्टम कहते हैं, और वो केवल एक ही श्लोक में दिया हुआ है। उसके अलावा दूसरे तरह के वर्ग दिए हुए हैं जो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए उन्होंने 20-25 श्लोक दिए हैं। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े जो ऋषि थे, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि ड्यूअल सिस्टम हमें बताएं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर्टेनली हुआ क्या है कि पैसेज ऑफ टाइम से जो हमारी शास्त्रीय किताबों हैं, पुस्तकें हैं, उनमें लोगों ने हस्तक्षेप किया है और अपनी तरफ से श्लोक भी जड़ दिए, और हमें इस विषय पे रिसर्च की बहुत बड़ी जरूरत है। अब लघु पराशरी और उडुदय प्रदीप जो है, ऐसा इंडिकेट होता है कि इस लेखक ने कुछ और लेखकों की सहायता से, बिकॉज वो सिंगुलर में बात नहीं करता, वो प्लूरल में बात करता है कि हम लिख रहे हैं, इस तरह की बात वो करता है। तो उन्होंने कोशिश की है कि पाराशर होरा शास्त्र से विभिन्न श्लोकों को निकाल के और कंसाइज में ये बताया जाए कि किस तरीके से जो दशा प्रणाली है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली अगर हम देखें, किसी भी ग्रह की जब दशा आती है वो 3 तरह के रिजल्ट देता है। एक रिजल्ट देता है वो अपने खुद के सिग्निफिकेशंस के। फॉर एग्जांपल, अगर शनि की दशा है तो शनि अपना रिजल्ट देगा डिफिकल्टी लाने में, उस समय बीमारी का रिजल्ट देगा, और लड़ाई का रिजल्ट देगा, डिस्प्यूट का रिजल्ट देगा। तो शनि डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट देगा, तब कराएगा आदमी को, हार्ड वर्क कराएगा आदमी को। दूसरा शनि जो रिजल्ट देगा, शनि जिन भावों का कारक है, जैसे शनि 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का कारक है, तो वो 6th हाउस के रिजल्ट देगा, 8th हाउस के रिजल्ट देगा, 12th हाउस के भी रिजल्ट देगा। लेकिन लघु पराशरी में जो यूज किया गया वो केवल जो शनि जिस भावों का कारक है, यानी जिस भावों का वो लॉर्ड है, उसके रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विष लगन की कुंडली में शनि जो है योग कारक है, 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी है, तो जब शनि की दशा आएगी तो 9वें भाव और 10वें भाव के योग कारक के बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। यानी एक तरफ शनि हमें लग रहा है कि 6, 8, 12 भावों के कारों की वजह से खराब रिजल्ट देगा, लेकिन लघु पराशरी ये कहती है कि अपने भावेशों के भी जो रिजल्ट देगा वो इस पर्टिकुलर केस में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स की कुंडली के ऊपर। तो लघु पराशरी केवल एक तरह के रिजल्ट की बात करता है कि जब किसी ग्रह की दशा आती है तो जिन भावों का वो स्वामी है उसके रिजल्ट किस तरीके से मिले। क्यों सर, ये बहुत बढ़िया आपने बताया इसके बारे में। ये ऐसी एंशिएंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी एक्सेस बहुत लोगों के पास नहीं है, ये बहुत डीप रिसर्च करके आती है। दूसरा मैं सर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लघु पराशरी के हिसाब से कौन सा दशा सिस्टम फॉलो करना चाहिए, विमशोत्री की कोई और दशा भी? क्योंकि ये कहते हैं कि बाकी दशा सिस्टम्स हैं उनको नहीं फॉलो करिए, खाली विमशोत्री को फॉलो करिए। इस लेखक ने एक संज्ञा प्रकरण लिखा है। संज्ञा प्रकरण का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, और उस नोमेनक्लेचर में क्लियरली उसने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, और साथ साथ ये बताया कि हालांकि नक्षत्र दशा प्रणाली यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है केवल विंशोत्री दशा ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेखक अपनी उसमें ही कह रहा है कि हमें विंशोत्री दशा का इस्तेमाल करना है। इसलिए लघु पराशरी का प्रयोग करने के लिए केवल विंशोत्री दशा का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी दशाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर एक और चीज है, जैसे इसमें सिर्फ सारा फोकस, मेन फोकस केंद्रों और त्रिकोणों पे गया हुआ है, तो उसका कोई खास रीजन है या कोई खास टर्मिनोलॉजी या मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज की हो, कोई एनालॉजी इसके अंदर कॉमन होती हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल त्रिकोण पे और केंद्र पे जोर दिया है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि पूरे जो हॉरोस्कोप है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है लगन, पंचम भाव और 9वां भाव, जिसको त्रिकोण कहा गया। अब एक ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, जनरली और किताबों में त्रिकोण का मतलब है पंचम और 9वां भाव, लेकिन इन्होंने जो संज्ञा प्रकरण दिया, अपना जो डेफिनेशन दी है, उसमें क्लियरली इंडिकेट किया है कि त्रिकोण जो है 159 के लॉर्ड्स हैं, ना कि केवल 59 के। दूसरा इन्होंने दिया है केंद्र के स्वामी, यानी 4, 7, 10 भावों के स्वामी। तीसरा कैटेगराइजेशन किया है 3, 6, 11 भावों के स्वामी, और चौथा कैटेगराइजेशन किया है इन्होंने 2nd लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड के स्वामी। अब इन्होंने कैटेगराइजेशन क्यों किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं जब भी त्रिकोण के स्वामियों की दशा आती है
उस दशा में आदमियों को, मनुष्यों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में। दैट मीन्स ये दशाएं बेनिफिक हैं, चाहे वो ग्रह किस तरह का भी हो, चाहे वो नेचुरल मेलिफिक हो, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो, लेकिन 1-5-9 का स्वामी होने का मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटीज देगा, वो फंक्शनल बेनिफिक हो जाएगा, उस हॉरोस्कोप के हिसाब से बेनिफिक हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा 3, 6 और 11 भावों के स्वामी, चाहे नेचुरल मेलिफिक हो चाहे नेचुरल बेनिफिक हो, वो उस समय डिफिकल्टीज देंगे जब उनकी दशा आएंगी, डिस्प्यूट्स देंगे, हार्डशिप्स देंगे। इसलिए इनको इसमें कहा मेलिफिक, कि ये जो है पाप ग्रह है। पाप ग्रह का मतलब केवल यही है यहाँ पर, ये मतलब नहीं है कि वो मेलिफिक है, यहाँ पर ये मतलब है कि ये पाप ग्रह जीवन में संघर्ष देंगे। और संघर्ष का ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट खराब मिलेगा। संघर्ष का मतलब बेसिकली है कि डिफिकल्टीज आएंगी, इस दौरान स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। तीसरा कैटेगराइजेशन इन्होंने किया है 4th, 7th एंड 10th लॉर्ड को, और इन्होंने कहा है कि जो केंद्र के भावों के स्वामी हैं, यानी 4, 7, 10 के स्वामी, चाहे वो नेचुरली शुभ हो या नेचुरल अशुभ ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी उनकी जब दशा आएगी, ना तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ना ही डिफिकल्टीज आएंगी, एक प्लेन सा साधारण सा जीवन जिया जाएगा। तीसरा जो कैटेगराइजेशन इन्होंने किया है कि 2, 12 और अष्टम भाव के स्वामी, इन भावों के स्वामी के लिए उन्होंने कहा है कि इनका कोई अपना अच्छा और बुरा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ विचरण, किसके साथ हैं, इनकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है, उसके हिसाब से ये अच्छे या बुरे होते हैं। तो इन्होंने बेसिकली कैटेगराइज किया है 4 भावों में। तो ये नहीं कह सकते कि केवल त्रिकोण और केंद्र पे ज्यादा जोर दिया है। सर, इसमें एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं, दोष या दोषा। ये एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई करते हैं, या दोष किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये लघु पराशरी ने जो दोष वर्ड का इस्तेमाल किया, उसको समझना बहुत जरूरी है लघु पराशरी समझने के लिए। क्योंकि कई जगह जब लोगों ने इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया, दोष का मतलब ये लगा दिया है कि ये ऊंच का ग्रह, नीच का ग्रह, षष्ठम भाव में बैठा ग्रह। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने 3 तरह के दोष बताए हैं। एक बताया केंद्र अधिपत्य दोष। केंद्र अधिपत्य दोष का मतलब केवल इतना ही है कि जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं, वो केंद्र के स्वामी जब बनते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अच्छे ग्रहों का न्यूट्रल होना केंद्र अधिपत्य दोष कहा गया है। कई इसको बहुत बड़ा दोष मानते हैं। यहाँ केवल इतना ही मतलब है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। दूसरा दोष इन्होंने कहा है कि मारकत्व का दोष, यानी सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी पे जो दोष लगता है उसको कहते हैं मारक होने का दोष। मारक होने के दोष का मतलब है कि जब इनकी दशा आएगी, चाहे ग्रह अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन ये शारीरिक कष्ट भी देंगे। तीसरे तरह का दोष है अष्टम अधिपति होने का दोष, जो सूर्य चंद्रमा पे इन्होंने कहा नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है अष्टम अधिपति होने का दोष। और उसका बेसिक मीनिंग क्या है कि अष्टम भाव जो है वो एक्चुअली कुएं के समान माना गया है। वहां पर क्या है किसी को नहीं मालूम, वहां पर अच्छा है या वहां पर बुरा है किसी को नहीं मालूम। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिलते हैं, और उसी को अष्टम अधिपति दोष कहा गया है। और इन 3 दोषों का इस्तेमाल इन्होंने अपने संज्ञा प्रकरण में इनको समझाया और आगे के श्लोकों में इनका प्रयोग किया है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अष्टमाधिपति दोष को हम अच्छा माने कि बुरा माने, या कैसे हम बेसिक आइडिया निकाल लें कि हमको टुवर्ड्स गुड जाएगा या टुवर्ड्स बैड जाएगा। सडन किस तरह का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले तो हम लघु पराशरी में देखें अष्टम अधिपति को क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि अष्टम अधिपति बेसिकली न्यूट्रल है। बहुत से लोग कहते हैं अष्टम अधिपति जो है सबसे खराब है। ये कहता नहीं, डिपेंड करता है कि इसकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है। अगर दूसरी लॉर्डशिप इसकी ट्राइन की है, फॉर एग्जाम्पल मेष लगन में अष्टम अधिपति लगन अधिपति भी है, तो त्रिकोण का स्वामी भी है, इसलिए ये अच्छा हो गया। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर अष्टम अधिपति 3, 6, 11 भावों का स्वामी भी है, छठे भाव का तो हो नहीं सकता, 3 या 11 भाव का स्वामी है अष्टम अधिपति, उस केस में ये मेलिफिक हो जाएगा, पाप ग्रह हो जाएगा। अब अगर सूर्य और चंद्रमा अष्टम अधिपति है तो उनकी सेकंड लॉर्डशिप नहीं, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल। तो अष्टम अधिपति का एक तो ये मीनिंग हो गया कि ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। यानी
इसकी दशा में डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। जब हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, इसका बेसिक मतलब यह है कि जो चीज आपने सोची नहीं, आपने नहीं सोचा कि मुझे लाभ मिलने वाला है, ऑल ऑफ ए सडन आपको लाभ मिल गया, या आपने सोचा नहीं है मुझे इस आदमी से नुकसान होने वाला है, आप उसको अपना दोस्त समझते हैं, उसने आपको नुकसान कर दिया। तो अनएक्सपेक्टेड चीजों के बारे में अष्टम अधिपति जबकि दशा आएगी, इस तरह के रिजल्ट की वो बात करते हैं। वो रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, ये थे मेरे क्वेश्चंस। अब मैं शर्मा जी को कहूंगा वो अपने क्वेश्चंस एक बार आपसे पूछ लें। सर इसी कंटिन्यूटी के लिए, जैसे काफी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से हमें समझाया। बेसिकली सर जैसे ज्योतिष में योग होते हैं, हमने बृहत पाराशर में भी योगों के बारे में बहुत पढ़ा और सुना। तो एज पर लघु पाराशरी योगों को कैसे एक्सप्लेन किया और किन कॉम्बिनेशंस को एज योग उन्होंने बताया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। लघु पराशरी में बेसिकली योग का मतलब है, जिनको हम पॉजिटिव योग बोलते हैं, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति का आपस में संबंध। अब संबंध जो है, इसमें 4 तरह के संबंध बताए गए हैं। एक तो है म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी राशि परिवर्तन योग। दूसरा है दोनों एक ही घर में बैठे हों, एक ही भाव में बैठे हों, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। तीसरा है एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और चौथा जो संबंध है, कोई अगर एक ग्रह अपने घर में बैठे हुए दूसरे ग्रह को देख रहा हो, जिसको हम कहते हैं क्षेत्र दृष्टि संबंध। तो 4 तरह के संबंध जब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनाते हैं तो ये योग कारक हो जाते हैं। यानी हमने पहले कहा था 1, 5, 9 के स्वामी शुभ होते हैं, लेकिन ये शुभ से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। केंद्र के स्वामी सम होते हैं, लेकिन जैसे ही केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाते हैं तो वो योग कारक हो जाते हैं, यानी वो न्यूट्रल नहीं रह जाते, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से अगर एक ही ग्रह केंद्र का त्रिकोण का भी स्वामी हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ग्रह योग कारक हो गया। सिमिलरली अगर राहु और केतु अगर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। यानी राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, चतुर्थ भाव जैसे हो जाएंगे। राहु और केतु पंचम भाव में बैठते हैं तो वो शुभ रिजल्ट देने लगेंगे। तो राहु और केतु के बारे में जो शुभ और अशुभता है डिपेंडिंग करती है कि वो कहाँ बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं। सर ये बहुत मतलब इसको इसी तरह से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए प्रेडिक्शन में तो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल रहेगा। एग्जैक्टली एट द सेम लाइंस, मारकों के बारे में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि जो मारक होते हैं उनकी दशा महादशा काफी परेशान करती है। थोड़ा सा सर मारक के बारे में भी बताएं प्लीज। देखिए, इन्होंने हमें सबको पता है कि अष्टम अधिपति जो है वो मृत्यु का कारक है। यानी वो बताएगा कि मृत्यु किस तरह से होती है। अष्टम से अष्टम तीसरा भाव हो गया। दोनों भावों को आयु का कारक भी कहा गया है। अष्टम भाव भी आयु का कारक है, थर्ड भाव भी आयु का कारक है। और इनका जो 12th भाव है, सेकंड भाव और सप्तम भाव, क्योंकि आयु के 12वें भाव में, इसलिए इनको आयु का क्षीण करते हैं, आयु को कमी करते हैं, इसलिए इन भावों को मारक भाव कहा गया है और इनके स्वामी मारक हो गए। सेकंड और 7th लॉर्ड के साथ या सेकंड और 7th हाउस में जो पापी ग्रह बैठते हैं या इनके साथ जो पापी ग्रह बैठते हैं उनको भी मारक कहा जाता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन किसी उसमें नहीं मिलता कि पाप ग्रह इनके साथ बैठे हैं तो इनके साथ बैठे हुए शुभ ग्रह भी मारक हो जाते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इनके साथ शुभ ग्रह भी ना बैठे हों तब 3, 6, 11 के स्वामी भी मारक कहलाते हैं। और किसी विशेष कंडीशंस में अष्टम अधिपति भी मारक बन जाता है, तो इनको मारक कहते हैं। मारक का बेसिक मतलब है कि ये कठिनाई उत्पन्न करते हैं जीवन में, शारीरिक कठिनाई। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ग्रह मारक भी हो और साथ ही साथ वो ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्लियर हुआ कि मारक का मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया।
शुभ ग्रह, फंक्शनल शुभ ग्रह जिसको हम कह रहे हैं, वो भी मारक हो सकता है, और फंक्शनल पाप ग्रह भी मारक हो सकता है। प्रैक्टिकली सर मारक की दशा महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है जनरली, और जहां तक है कि मृत्यु आने के लिए शायद मारक रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो इस तरह का कुछ एज पर लघु पाराशरी कुछ इस तरह की प्रिडिक्शन या इस तरह का कुछ उन्होंने संदर्भ दिया है कि मारक की दशा में परेशानियां बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं। और लघु पराशरी में समझाया गया है कि अगर मारक की दशा है और मारक से दूसरे ग्रह की अंतर्दशा है, यानी अंतर्दशा उस ग्रह की है जो मारक नहीं है, तो मारक ग्रह कष्ट फल नहीं दे पाता। यानी मारक ग्रह कष्ट फल तभी देगा जब मारक ग्रह की दशा हो और मारक ग्रह की अंतर्दशा हो। बेसिकली मार्केश, जब जनरली लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि मार्केश की महादशा आ गई तो बस अब जीवन खत्म है और बहुत परेशानी आने वाली है, तो इस तरह का नहीं समझना चाहिए। नहीं, लघु पराशरी बिल्कुल मना करती है इस चीज को। वो क्लियरली इंडिकेट करती है अगर मारक ग्रह की दशा है, मारक ग्रह की अंतर्दशा होनी चाहिए, मारक ग्रह की प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए, तभी आपको मारकत्व का रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज वो मारकत्व का रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन सर, राहु केतु की महादशा को और राहु केतु को हमेशा बुरा ही एक समझा जाता है कि पापी ग्रह हैं और हमेशा कष्ट ही देंगे, लेकिन एज पर लघु पराशरी लगता है कि अगर योग कारक ग्रहों के साथ हैं तो योग कारक बन जाते हैं। थोड़ा इस पे थोड़ा बताएं सर प्लीज, राहु केतु के बारे में। जी, लघु पराशरी में ये बताया गया कि अगर सपोज कर लो राहु चौथे भाव में बैठा है और उसके साथ त्रिकोण का स्वामी बैठा है कोई, तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया, क्योंकि राहु फोर्थ लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा और उसके साथ त्रिकोण का स्वामी बैठ गया, तो ये योग कारक बन गया। तो इस कंडीशन में राहु या केतु योग कारक बन जाएंगे। सिमिलरली सपोज कर लो राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हैं, लगन में, पंचम में, नवम में बैठे हैं और उनके साथ केंद्र का स्वामी आके बैठ गया, तब भी राहु और केतु योग कारक बन जाएंगे। तो लघु पराशरी के हिसाब से राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, इनका अपना फिजिकल अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये जिसके साथ हैं, जिस घर में बैठे हैं, उसके हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। ये खराब भी हो सकते हैं और ये योग कारक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कहां पर बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। बिल्कुल ठीक सर, राहु केतु जब योग कारक बनते हैं तो देखा गया कि पॉलिटिशियंस की हॉरोस्कोप में राहु केतु का काफी इम्पैक्ट होता है और उन्हें काफी सक्सेस भी मिलती जी, स्पेशली इन केस ऑफ पॉलिटिशियन। अच्छा सर, इसके अलावा प्रिडिक्शन के लिए जैसे हम लोग कोई भी प्रिडिक्शंस क्रिएट करनी है तो हॉरोस्कोप को देखते हुए एज पर लघु पाराशरी क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए? लघु पराशरी जो है वो ये बताती है, पहली बात तो ये बताती है केवल भावेश के फलों के बारे में इंडिकेट करती है। इसमें एक प्रिंसिपल तो यह है कि कोई भी ग्रह अपनी ही दशा में और अपनी ही अंतर्दशा में अपने भावेश संबंधी रिजल्ट नहीं देता। सपोज कर लो सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, सूर्य की दशा है, सूर्य की अंतर्दशा है, तो पंचमेश का रिजल्ट नहीं देगा, वो केवल सूर्य के अपने कारकत्व का देगा। और सूर्य जिस भाव का कारक है, यानी सूर्य लगन का कारक है और सूर्य नवम भाव का कारक है, तो लगन का और नवम भाव के रिजल्ट देगा, लेकिन पंचमेश का रिजल्ट सूर्य इस समय नहीं देगा। तो प्रश्न उठता है कि वो पंचमेश का रिजल्ट कब देगा? तो दूसरा इसका जो श्लोक है वो ये बताता है कि कोई भी ग्रह अपने अच्छे या बुरे फल उस ग्रह की अंतर्दशा में देता है जो उससे संबंधी है या उससे सधर्मी है। महावीर, यहाँ दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, संबंधी और सधर्मी। संबंधी हमने पहले डिस्कस किया था कि 4 तरह के संबंध होते हैं। सधर्मी का मतलब है कि उसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे अगर योग कारक है वो भी योग कारक हो, अंतर्दशा वाला भी, या त्रिकोण का स्वामी है दशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड भी त्रिकोण का स्वामी हो, यानी दोनों बेनिफिक हो या दोनों अगर मेलिफिक हो। अगर एक बेनिफिक प्लेनेट है, उसकी दशा है और बेनिफिक प्लेनेट की अंतर्दशा है, तो दशा लॉर्ड अपने पूरे रिजल्ट देगा। या इवन बेनिफिक प्लेनेट की दशा है और मेलिफिक प्लेनेट की अंतर्दशा है, लेकिन दोनों संबंधी है,
तब भी बेनिफिक प्लेनेट अपने पूरे रिजल्ट देगा। मैलिफिक अंतरदशा वाला प्लेनेट भी रिजल्ट देगा, लेकिन बेनिफिक प्लेनेट के रिजल्ट रुकेंगे नहीं। अब सवाल आता है, अगर दोनों ग्रह जो हैं संबंधी भी ना हो, सधर्मी भी ना हो, सपोज कर लो एक पंचम लॉर्ड है, एक छठे भाव का स्वामी है, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि और दोनों ये विरुद्ध धर्मी हो गए, दोनों संबंधी ना हो, इन केस में दोनों के रिजल्ट नलीफाई हो जाते हैं, यानी पंचम के अच्छे फल नहीं मिलेगा और षष्ठ के खराब फल नहीं मिलेगा, वो कैंसिल होने लगते हैं। तो इसके रिजल्ट, इसके जो रूल्स हैं, ये 3 ही रूल हैं दशा को बताने के, अगर इनको ढंग से समझ लिया जाए तो भावेशों के रिजल्ट बनाने में बड़ी आसानी रहती है। पर बहुत ही जैसे कहना चाहिए वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए सर, बहुत हमारे लिए प्रेडिक्शंस में और इसको समझने में काफी मतलब बेनिफिशियल। आपसे थोड़ा सा ये और चाहेंगे कि आप अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी स्टडीज के बेसिस पे हम लोगों को सिर्फ कुछ टिप्स या कुछ वैल्यूएबल ऐसे इनपुट्स दें कि जो हम लोग अपने कैरियर में और ज्योतिष पढ़ने और ज्योतिष करने में यूज कर सके। प्लीज सर। देखिए, ज्योतिष में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि किसी भी प्लेनेट को की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, हम वृष लगन की कुंडली लेते हैं। शनि वृष लगन की कुंडली में नवम और दशम भाव का स्वामी है, एक योग कारक ग्रह हो गया। सपोज कर लो शुक्र की दशा है, लग्नेश है शुक्र, और वो सपोज कर लो चतुर्थ भाव में बैठा है और शनि उसको देख रहा है। अब इस शनि की दृष्टि को अच्छी माने या खराब माने, सवाल ये उठता है। हम कह रहे हैं शरीर नेचुरल भी खराब है और यहां पर बेनिफिक है, तो इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि शनि अच्छा भी है इस कुंडली में, खराब भी। जब तक शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा नहीं आती तब तक शनि खराब है। अब शुक्र को शनि देख रहा है, अगर शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा नहीं है तो शुक्र पीड़ित हो रहा है, यानी शुक्र लगन का स्वामी है, लगन को शनि देख रहा है, तो लगन संबंधी बीमारी होने की चांसेस, लगन संबंधी परेशानी आने की चांसेस है। अब जब शनि की अंतरदशा आएगी, शुक्र की दशा शनि की अंतरदशा, तो शनि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बदल लेगा, एकदम वो फंक्शनल बेनिफिक पा जाएगा। और लगन का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कहां पर ग्रह नेचुरल मैलिफिक हैं और कब ग्रह वो नेचुरल मैलिफिक ना रह के फंक्शनल मैलिफिक और बेनिफिक बन जाते हैं, और कहाँ अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, कहाँ खराब रिजल्ट देने लगते हैं। एक तो ये बहुत जरूरी समझने की चीज है। दूसरी समझने की चीज है, सपोज कर लो एक ही ग्रह 2 भावों का स्वामी है। सपोज एक ही ग्रह पंचम भाव का स्वामी है और षष्ठ भाव का स्वामी है, टेक एग्जांपल शनि, और इस शनि की दशा है और एक दूसरे ग्रह की अंतरदशा आ गई, वो सपोज कर लो किसी त्रिकोण का स्वामी। अब पंचमेश और षष्ठमेश की दशा है और त्रिकोण के स्वामी की अंतरदशा है, और वो एक दूसरे से संबंधी नहीं, लेकिन सधर्मी अब क्या क्या हुआ, पंचमेश और नवमेश सधर्मी हुआ। तो इस समय पंचमेश अपने पूरे रिजल्ट देगा, नवमेश अपने पूरे रिजल्ट देगा। षष्ठेश के रिजल्ट का क्या होगा? षष्ठेश और नवमेश विरुद्ध धर्मी, षष्ठेश के रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे। इस समय शनि जो है अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब टेक एग्जांपल अनदर, यही शनि की दशा चल रही है और सपोज कर लो 11वें भाव की अंतरदशा, अब वो पंचमेश के रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
अब वो षष्ठेश और एकादशेश के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि षष्ठेश और एकादशेश सधर्मी है। तो दो ग्रहों के स्वामी होने के कलर किस तरह से चेंज होंगे, ये लघु पराशरी बड़ी अच्छी तरह से समझाती है कि कहां पर इस पंचमेश का रिजल्ट देखना है, कहां पर षष्ठेश का रिजल्ट देखना है, कब अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कब खराब रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर इस ग्रंथ को हम ढंग से समझें तो भावेश के स्वामियों का रिजल्ट अच्छी तरह से हमें समझ आ सकता है। लेकिन साथ साथ हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लघु पराशरी केवल भावेशों के रिजल्ट की बात बता रही, ग्रहों के कारकत्व के रिजल्ट की बात नहीं बता रही। तो ग्रहों के कारकत्व के रिजल्ट हमें दूसरी पुस्तकों में पढ़ने चाहिए और इन दोनों का समन्वय करके ही हमें ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करनी चाहिए। Sir, it was excellent, practical, and very valuable input to use in regular predictions. आज का सेशन सर बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक है और हम आगे आपसे और ज्यादा और विषयों पर डिस्कशन करते रहेंगे। राजदीप जी, ओवर टू यू। सर, जैसे कि आपने बड़े कम शब्दों में और बड़े कम समय में लघु पराशरी जैसे एक गूढ़ विषय को और गूढ़ पुस्तक को हमें बता दिया, इसमें कुछ चीजें और भी निकल के आती हैं। जैसे पूरी लघु पराशरी को केवल 42 सूत्रों में बांधा गया है, ऐसा माना गया है। 5 अध्याय और 42 सूत्रों में इसको बांधा गया है। क्या एक ज्योतिषी के रूप में हम ये माने कि केवल लघु पराशरी के सिद्धांत के अनुसार हम किसी को भावेश के आधार पर प्रेडिक्शन दे पाएंगे? ऐसा पॉसिबल होता है? लघु पराशरी के हिसाब से आप भावेश के हिसाब से पूरी रिजल्ट दे सकते हैं अगर इसको ढंग से समझा जाए। लेकिन साथ में मैंने जैसे कहा, बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई ग्रह 2 तरह के और रिजल्ट देता है, अपनी कारकत्वों के और जिन भावों का वो कारक है, हमें उनको नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली उनके भी परिणाम मिलेंगे। सर, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लघु पराशरी पे टीका किया है, बहुत सारे लोगों ने लघु पराशरी को ट्रांसलेट किया है। आपके मत के अनुसार कौन राइटर हैं और कहाँ से प्रकाशित लघु पराशरी, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी लोग इस वीडियो को देखेंगे, किसकी टीका जो है सबसे सटीक मानी गई है, ताकि सूत्र और उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? देखिए, मैंने जो पढ़ा है, मुझे सीताराम झा की पुस्तक जो है वो बड़ी अच्छी लगी और ट्रांसलेशन काफी अच्छा दिया हुआ है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हर पुस्तक में ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उस विषय पे या तो रिसर्च करने की जरूरत है या उसको प्रॉपरली समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि लघु पराशरी में त्रिकोण जो है लगन, पंचम और नवम भाव को कहा गया है। लेकिन कुछ लेखकों ने जो ट्रांसलेशन किया है लघु पराशरी का भी, उन्होंने कहा पंचम और नवम भाव। उसका रीजन क्या है कि बहुत से लोगों को संस्कृत की ज्ञान नहीं है जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, और अपने दिमाग में जो ऑलरेडी बायसेस हैं उनके बेस पे उसको ट्रांसलेशन कर दिया। लघु पराशरी में जब त्रिकोण की बात की है तो वहां पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर वर्ड यूज किया गया नेता राहा। अब संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेता, नेतारो, नेता राहा। जब नेता राहा यूज किया है, क्लियरली वो बहुवचन की बात कर रहा है, द्विवचन की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए जैसे सीताराम झा ने ट्रांसलेशन किया है कि लगन, पंचम, नवम, क्योंकि 3 भाव हैं। कुछ लोगों ने इसका ट्रांसलेशन भी 2 भावों में कर दिया। इसी तरह से मारक भाव की जब बात करते हैं ना, मारक का जो चैप्टर है इसमें, तो वहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रांसलेशन में। अगर आप देखें, उसने ये कहा है कि 2nd एंड 7th लॉर्ड के साथ बैठे हुए पाप ग्रह मारक है। फिर उसने आगे कहा है व्यय स्थान, वैवेश के साथ बैठे हुए शुभ ग्रह मारक हैं। अब अगर इसको हम देखें, यहाँ एनोमली क्रिएट होती है। वैवेश के साथ बैठे हुए शुभ ग्रह तो मारक हैं और मारकों के साथ बैठे हुए शुभ ग्रह मारक नहीं है। तो लघु पराशरी में जो व्यय शब्द यूज किया गया है वो 2nd एंड 7th भाव के लिए यूज किया गया है, ना कि लगन से 12th भाव के लिए यूज किया गया। वो 3rd एंड 8th भाव से 12th भाव के लिए यूज किया गया है, उस पर्टिकुलर मारक भाव
के संदर्भ में, तो ट्रांसलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है लोगों से। अगर उसको ढंग से समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें, कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करें, तो हमें पता लगेगा उसका करेक्ट मीनिंग। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी किताब में बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, बट मेरे हिसाब से सीताराम जहाँ सबसे अच्छी मुझे किताब लगी। सर, कम शब्दों में अधिक बात जो कहने का गुण हमने आपसे सीख लिया आज, वो शायद हमारे लिए एक प्रेरणा का हमेशा एक दायरा रहेगा और प्रेरणा स्रोत रहेगा। मैं अपनी टीम की तरफ से, धर्मनारायण शर्मा जी की तरफ से और तरुण की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमें इतना वैल्यू समय दिया और इतने कम शब्दों में अपनी बात को रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी नए विषय के साथ आपके पास दोबारा हम लोग आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।